Good morning all of you. Good morning all of you. जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर अपन ने फर्स्ट स्टेप कर दिया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड जो छनके इस वुमन कैप्सूल के अंदर आता है उसको अपन ने क्या बोला था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर आता है उसको क्या बोला था अपन ने, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कितनी थी 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। ये था अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, कि सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ था, जो ब्लड वेसल्स है ना वहाँ से ब्लड छन के जो है इस ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा होता है वगैरह सब बता देता मैंने। वो छन के यहाँ आएगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, और प्रति मिनट कितना आ रहा है उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दर। ठीक है, जो कितनी होती है 125 ml पर मिनट होती है। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप आज शुरू करते हैं, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन मतलब वापस सोख लेना। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वापस सोख लेना। ठीक है, कि वापस सोख लेना उसको। ठीक है, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर का मतलब ये ट्यूबिल्स, PCT, DCT और लूप ऑफ फैले और कलेक्टिंग डक्ट, इसको अपन ट्यूबुल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव का मतलब जो चाहिए अपन को वो। ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब सेलेक्ट करके जो अपन को चाहिए उन चीज़ों का वापस सोख लेना, वापस ले लेना ब्लड के अंदर। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। समझ में आया? सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो अपने को चाहिए वो वापस ले लेना। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो ब्लड वेसल से कौन कौन सी चीज़ें जो छन के उधर चली जाती है और कौन सी नहीं जाती है, तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जाती है। इनके अलावा कौन कौन से न्यूट्रिशन, वाटर, आयंस, इसमें सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, ये होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो छन के उधर नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि इसके छेद जो होते हैं ना, यहाँ के जो छेद देख रहे हो ना आपको, बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे जो छेद होते हैं ना, इसके जो ये गुच्छा होता है यहाँ पे पूरा, और ये छेद देख रहे हो ना यहाँ पे, इनकी जो साइज होती है ना इतनी होती है कि प्लाज्मा ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो छन के वुमन कैप्सूल के अंदर नहीं जाते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिशन, वाटर, आयरन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन वगैरह जो है वो छन के उधर चले जाते हैं। मैं बताऊंगा यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है बाद में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल समझो कि ब्लड वेसल प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जाती है, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो है छन के अंदर आ जाती है। कितनी आती है, 1 मिनट के अंदर, प्रति मिनट के अंदर 125 ml आती है। ठीक है, इतना समझे? तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो 125 ml प्रति मिनट आ रहा है इसके अंदर, ये 125 ml यहाँ पे जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ है, जो छन के आया हिस्सा, इसके अंदर सभी चीज़ें तो यूरिन के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने लिए फायदेमंद है। जैसे न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन बाहर चला गया तो अपन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, है ना। न्यूट्रिशन के अंदर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह सब होते हैं। उसके अलावा आयरन, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, वाटर है, ये सब चीज़ें फायदेमंद है। नुकसानदायक क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन। तो अपने को वही चीज़ें बाहर निकालनी है बॉडी से जो अपने लिए नुकसानदायक हो, किसी काम की नहीं हो। ठीक है, ड्रग वगैरह जो अपन लेते हैं। ठीक है, अपने को वही चीज़ बाहर निकालनी है जो अपने लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। ठीक है, बाकी जो है ना
जो अपने लिए फ़ायदेमंद होती है उनको वापस ले लिया जाता है, उनको वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उसका 99% जो है वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। 99% वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि जो 125 ml प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर 125 ml, तो 24 घंटे के अंदर लेके तो मतलब 180 लीटर होता है लगभग। एक दिन के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, उसका 99% जो है वो वापस सोख लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर काम की चीज़ें हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है, समझ में आया। उसका 99% जो है वो वापस सोख लिया जाता है, ये पॉइंट समझना आपको। ठीक है, तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ तो जो रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से जो है वापस चीज़ें सोखी जाती है। ठीक है, तो अब कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सी चीज़ जो है सोख ली जाती है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखना आपको ये लिखना है कि रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, दूसरा पॉइंट ये लिखना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मतलब जो छन के आया है फिल्ट्रेट का 99% वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये सेकंड पॉइंट लिखना है आपको कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 99% वापस सोख लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कहाँ पे किन चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहला जो है आप लिखेंगे रीएब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। पीसीटी के अंदर क्या किन चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसमें लिखना सबसे पहला पॉइंट, पीसीटी में न्यूट्रिशन में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है पीसीटी में न्यूट्रिशन, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड जिससे फैट बना होता है, वसा। पीसीटी में न्यूट्रिशन जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन होता है, का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो क्या पॉइंट लिखना आपको कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किन चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे पहले जो कौन सी चीज़ें जो वापस रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको इसके अंदर लिखना है वाटर और फ्लोराइड का, वाटर
वाटर, दूसरा NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl और बाइकार्बोनेट और कुछ हिस्से में पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। नहीं, रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ये लिखना है आपको कि यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज़ का होता है? न्यूट्रिशन। ठीक है, जो अपन ने न्यूट्रिशन खाया था, जो रीएब्जॉर्ब होकर बाहर निकल गया, क्यों? किसकी इनकी साइड छोटी थी, इस वजह से जो है वो वुमन कैप्सूल के अंदर चला गया, तो इनको वापस लेना जरूरी है। तो इन चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। उसके अलावा वाटर, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखते हैं आपको पीसीटी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर किन चीज का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो देखते हैं। तो मैंने बताया था लूप ऑफ हेनले के जो है दो पार्ट होते हैं, एक तो जो नीचे जा रहा है और एक ऊपर आ रहा है। इसको अपन ने बोला था डिसेंडिंग और इसको बोला था असेंडिंग। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर अपन देखते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे रीएब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले के अंदर। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उससे पहले क्या पॉइंट लिख देना, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये आपको लिखना है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। किसका होगा? वाटर का, वाटर का। ठीक है, फिर लिखना आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम क्लोराइड का NaCl का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें एब्जॉर्ब होगी, सोख ली जाएगी। डिसेंडिंग के अंदर सिर्फ वाटर और असेंडिंग के अंदर NaCl। तो तीसरा पॉइंट लिखना है आपको यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये तीन पॉइंट इसके अंदर लिखने हैं। मैक्सिमम किसके अंदर हो रहा था? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। मिनिमम सबसे कम होगा यहाँ पे, किसका होगा? डिसेंडिंग के अंदर वाटर और असेंडिंग के अंदर NaCl, यहाँ पे NaCl का। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट पॉइंट है, इसके बाद है नेक्स्ट रीएब्जॉर्प्शन इन
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन जो है, देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले के अंदर तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन डीसीटी जो पार्ट है ना, वहाँ पे कब होता है रीअब्जॉर्प्शन? जब अपने को किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मली तो सब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब मान लो बॉडी के अंदर जो है वाटर की कमी आ गई है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, यूरिन गाढ़ा होता है और कम होता है, ठीक है। तो आवश्यकता जिस टाइम होती है ना, वो प्रक्रिया का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो डीसीटी में होता है। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे नॉर्मल तो पीसीटी के अंदर और लूप ऑफ हेनले के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो डीसीटी का जो जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, वो होता है आवश्यकता अनुसार होता है, आवश्यकता अनुसार होता है कि मान लो अपने बॉडी के अंदर वाटर की ज़्यादा मात्रा कमी हो गई है, तो डीसीटी यहाँ पे तो नॉर्मल हो जाएगा पीसीटी के अंदर और लूप ऑफ हेनले के अंदर, लेकिन फिर क्या होगा कि वो यूरिन आगे जाएगा ना, तो डीसीटी के अंदर जो आवश्यकता पड़ेगी कि अपनी को वाटर ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा और वाटर ले लेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, जरूरत नहीं है तो वो फिर थोड़ा सा लेगा और चला जाएगा। मतलब जब आवश्यकता होती है ना, उस टाइम जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, वो होता है डीसीटी के अंदर, आवश्यकता अनुसार होता है, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने कोई ड्रग ली है, कोई दवाई ले ली है, मान लो किसी का जो यूरिन नहीं आ रहा है, किडनी की डिजीज है, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, तो उस टाइम जो अपन ड्रग देंगे ना, या जो भी हार्मोन है वो कहाँ जाके काम करते हैं, डीसीटी पे। समझ में आया कुछ? अपनी बॉडी के अंदर जब मान लो वाटर की या सोडियम क्लोराइड की किसी की कमी हो जाती है, तो बॉडी क्या करती है, तो वहाँ मैंने बताया था आपको, एंटी डायबिटिक हार्मोन बताया ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर डायबिटिक हार्मोन बताया था, ये क्या करता है, वाटर को वापस सोख लेता है, ठीक है। तो ये हार्मोन कहाँ जाके लगेगा, वो जाके लगेगा डीसीटी के अंदर, यहाँ आके चिपक जाएगा और यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। ये क्यों हुआ? एडीएच हार्मोन, एंटी डायबिटिक हार्मोन, अपनी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हुई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन बनाया और वो कहाँ आके चिपक जाएगा, कहाँ आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे डीसीटी में। तो हुआ ना, आवश्यकता अनुसार अपनी बॉडी में जो प्रक्रिया या जो वाटर की या किसी चीज़ का लेना या देना जो होता है ना, आवश्यकता अनुसार, वो डीसीटी के अंदर होता है, डीसीटी के द्वारा होता है, ठीक है। ये चीज़ समझानी थी मैंने आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। डीसीटी में कंडीशन मतलब समस्या, आवश्यकता, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में सोडियम आयन एवं वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन होता है मतलब जब भी अपनी बॉडी में वाटर की कमी या सोडियम की कमी हो गई, तो जो हार्मोन या अपन जो दवाई लेंगे वो कहाँ जाके काम करेगी, डीसीटी पे, ठीक है। तो जहाँ भी आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार अपनी बॉडी के अंदर किसी चीज़ को बाहर निकालना है या अंदर लेना है, वो प्रक्रिया कहाँ पे होगी, डीसीटी के अंदर, ठीक है। तो मेनली जो सोडियम और वाटर का, मेनली किसका होता है, सोडियम वाटर का परिस्थिति के अनुसार बाहर निकालना और बाहर अंदर लेना वापस ब्लड के अंदर, और बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है रीअब्जॉर्प्शन, अंदर लेना वापस परिस्थिति के अनुसार, कि मान लो वाटर की कमी हो गई, अब अपने को वाटर अंदर लेना है, वापस उसको रीअब्जॉर्ब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो प्रक्रिया कहाँ पर होगी, डीसीटी के अंदर होगी। मतलब परिस्थिति के अनुसार जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट लिखना, बॉडी के जितने
भी बॉडी जो हार्मोन है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन तथा एवं ADH। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन मैंने बताया था कहाँ पे, किडनी पे, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर थी, उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट बाहर का, वो एक हार्मोन बनाता था एल्डोस्टेरॉन। इसका काम क्या था, सोडियम क्लोराइड और वाटर का वापस रीएब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। और ADH का जो वाटर को वापस रीएब्जॉर्ब करता है। ये दोनों हार्मोन कहाँ आके काम करते हैं, DCT पे। कहाँ आके जो अटैच हो जाते हैं, DCT पे आके अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ जाके ये सब अपनी प्रक्रिया करते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन और ADH एवं ADH हार्मोन DCT पर, ठीक है, ADH हार्मोन पर अटैच हो जाते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया करते हैं, और कंडीशनल आवश्यकता अनुसार रीअब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है। ADH क्या रीअब्जॉर्ब करेगा, वाटर, जबकि ये क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड एवं वाटर, ठीक है। इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, समझ में आया। रीअब्जॉर्प्शन इन DCT, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल के द्वारा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब परिस्थिति के अनुसार रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, किसका, सोडियम क्लोराइड और वाटर का, ठीक है। जब अपनी बॉडी को आवश्यकता होगी वाटर की, तो एंटीडायरेटिक हार्मोन बन जाएगा, और वो आके कहाँ अटैच होगा, DCT पे, और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया ये। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ऐसा इतना। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, बस, ठीक है। कि कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, बस इतना लिख देना काफ़ी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।